नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर विवाद के बाद बीजेपी से अलग हुई शिवसेना एनडीए की किसी बैठक में शामिल नहीं होगी। वहीं सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में शिवसेना सांसद विपक्ष की बेंचों पर बैठेंगे। अयोध्या जमीन विवाद में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए बुलाई गई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि उनका मजहब सिखाता है कि देश के वफादार बनो और इसीलिए वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। 11 साल पहले दुनिया के 6ठे सबसे अमीर शख्स रहे अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ 4 दूसरे टॉप लोगों ने भी इस्तीफा दिया। इन लोगों ने एक कदम कंपनी को दूसरी तिमाही में हुए 30,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे के बाद उठाया। और इंदौर टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 130 रनों से हराने के बाद विराट कोहली ने धोनी का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो विपक्षी टीम को सबसे ज्यादा 10 बार पारी की हार से मात देने वाले भारतीय कप्तान बन गए। धोनी की कप्तानी में भारत ने 9 बार विपक्षी टीम को पारी के अंतर से हराया था। गुजरात के जंगलों में एक शख्स शेर के साथ सेल्फी लेता दिखा। गुजरात में गिर के जंगल में एक शख्स आम के बगीचे में शेर के साथ लेटकर सेल्फी लेते हुए नजर आया। एमपी के इंदौर में एक कॉलेज छात्रा ट्रैफिक संभालने के दौरान अनोखे अंदाज में गाड़ी चालकों को नियम पालन करने के लिए जागरूक करती दिखी। यूपी के उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने किसानों को दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। गोवा में नौसेना का लड़ाकू विमान मिग 29 के ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। यूपी के बहराइच में जूठे बर्तन नहीं धोने पर एक नाबालिग लड़के को होटल मालिक ने बेरहमी से पीटा, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस कर्मियों का वर्दी में जुआ खेलने का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। केरल के सबरीमाला मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए फिर से 2 महीने के लिए खोल दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। वहीं दर्शन के लिए पहुंची कुछ महिलाओं को पुलिस ने वापस लौटा दिया। पश्चिम बंगाल के चंदरनगर में एक टावर की दीवार पर अद्भुत लाइट शो देखने को मिला, जिसमें 3D लाइट के जरिए अलग अलग तरह की आकृतियां पेश की गईं। सीरिया में इदलिब शहर पर रूस ने हवाई हमले और तेज कर दिए, जिसमें विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। अभिनेता अक्षय कुमार का पहला वीडियो एल्बम रिलीज होने के 1 सप्ताह के भीतर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूपी के उन्नाव में पुलिस और पीएसी ने जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी ताकत दिखाई। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार हुई और फिर जमकर लाठियां भांजी गईं। किसान यूपी एसआईडीसी की ट्रांस गंगा सिटी के लिए अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे थे।
लेकिन जिस जमीन के लिए विरोध किया जा रहा था वो कुछ ही देर में लड़ाई के मैदान में तब्दील हो गई। एक तरफ किसान थे तो दूसरी ओर दर्जन भर थाने की पुलिस और पीएसी के जवान। किसानों को जमीन से हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार भी की, लेकिन इसके बाद पुलिस वालों ने किसानों को पीटना शुरू कर दिया। जो भाग सकते थे वो भाग निकले, लेकिन जो पकड़ में आ गए उन पर पुलिस वालों ने पूरा जोर दिखाया। लाठियों से जख्मी होकर कई किसान गिर पड़े। इस मामले में महिलाओं का भी कोई लिहाज नहीं किया गया। इससे पहले किसानों की ओर से हुई पत्थरबाजी से कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए थे, लेकिन इसके जवाब में पुलिस वालों का गुस्सा भी फूट पड़ा। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसानों को पुलिस जानवरों की तरह पकड़कर साथ ले गई। इस महिला पुलिसकर्मी का गुस्सा तो वहां पड़ी बाइक पर भी निकला। लाठी मारकर उसने बाइक की लाइट तोड़ दी। दूसरे पुलिस वाले भी बाइकों को तोड़ते हुए नजर आए। और इस तरह जमीन पर कब्जे को लेकर यह महाभारत घंटों चलता रहा। उन्नाव में जमीन अधिग्रहण पर किसानों का विरोध आज का नहीं बल्कि 3 साल पुराना है, लेकिन बातचीत के जरिए इसका रास्ता निकालने के बजाय प्रशासन से टकराव का रास्ता चुना। इससे पहले बवाल तब शुरू हुआ जब जमीन पर कब्जे के लिए प्रशासन ने कोशिश शुरू की। पहले तो किसान वहीं धरने पर बैठ गए, लेकिन जब जेसीबी मशीनें जमीन की खुदाई करने लगी तो किसानों का धीरज जवाब दे गया। उन्होंने जेसीबी मशीनों पर पथराव शुरू कर दिया। किसानों के तेवर देखते हुए जेसीबी मशीनों ने काम बंद कर दिया और वहां मौजूद पुलिस वाले भी चुपचाप खड़े रहे। लेकिन फिर आनन फानन में प्रशासन की ओर से ज्यादा पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया और इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस और पीएसी के जवानों ने किसानों पर अपनी पूरी ताकत दिखाई। असल में यूपी एसआईडीसी की ट्रांस गंगा सिटी के लिए अधिग्रहित जमीन पर विवाद है। किसान 3 साल से अधिग्रहण की शर्तें पूरी नहीं किए जाने का विरोध कर रहे हैं। तो नहीं मरना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। कमिश्नर का आदेश है कि जमीन किसानों के नाम नामांकित करके फोन और फैक्स से बताया जाए। 2008 में 8 अगस्त 8 को ये आदेश हुआ है, जिसका अब तक के किसी भी जिलाधिकारी ने पालन नहीं किया है। इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, इसलिए हम फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हैं। सारे किसान यहाँ लाइन में लगे हुए हैं जाकर के। किसानों ने गले में फांसी का फंदा लगाकर विरोध शुरू किया, लेकिन जब प्रशासन की ओर से तहसील विभाग के कर्मचारी और जेसीबी मशीनें जमीन पर पहुंच गईं, तो किसान उग्र हो गए। किसानों ने पथराव किया, लेकिन जवाब में पुलिस ने भी किसानों पर जमकर लाठियां भांजी। उधर उन्नाव में किसानों पर पुलिस की सख्ती सामने आते ही प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के सीएम क्या केवल किसानों पर लच्छेदार भाषण ही दे पाते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में किसानों का अपमान ही होता रहता है। उन्नाव में जमीन का मुआवजा मांग रहे किसानों की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला किसानों को भी पीटा गया। किसानों की जमीन ली है तो मुआवजा तो देना ही होगा। यूपी में मंत्री स्वाति सिंह का एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने का ऑडियो सामने आते ही विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। खबर है कि इसके बाद सीएम योगी ने स्वाति सिंह को तलब किया और फटकार भी लगाई। लेकिन इससे पहले मंत्री स्वाति सिंह की ऑडियो क्लिप से सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। इस ऑडियो क्लिप में स्वाति सिंह लखनऊ कैंट की एक महिला पुलिस अधिकारी को धमकी देती नजर आईं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सीओ साहब, आपने आंचल का कोई एफआईआर लिखा है क्या आंचल पे? हाँ, एक कनौडिया करके थी, वो पति पत्नी का मैटर था, उसमें लिखा हुआ था। लिखा आपने? आपको पता नहीं है कि ऊपर से आदेश से भी कोई एफआईआर अभी लिखा नहीं जाएगा। सारे फेक एफआईआर लिखे जा रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, वो तो जांच करके लिखी गई थी। कौन सी जांच हो गई भाई? कौन सी जांच हो गई? इतना हाई प्रोफाइल केस है, पूरा जांच चल रहा है। सीएम साहब तक के संज्ञान में चीजें हैं। आप कौन सी जांच करते? 4 दिन लग जाएंगे आपको। ये तो पहले की एप्लीकेशन है ना, उसकी 5-6 महीने पहले फर्जी है सब। खत्म करिए उसको। एक दिन आके बैठ लीजिएगा अगर यहाँ पे काम करना है तो, ठीक है? मैं गलत काम नहीं बोलती हूँ, पता कर लीजिएगा। हेलो, ठीक है। इस ऑडियो में स्वाति सिंह ने न सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी को धमकी दी, बल्कि खुद ही एक केस में जज बनकर फैसला भी सुना दिया। लेकिन हद तो ये हो गई कि उन्होंने इस पूरे मामले में सीएम योगी को भी घसीट लिया। और जब मीडिया की टीम उनकी प्रतिक्रिया के लिए उनके घर पहुंची तो उन्होंने जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। उल्टे उनके समर्थकों ने मीडिया कर्मियों को धमकी दी और हंगामे पर उतारू हो गए। अपने बयानों को लेकर के हमेशा विवादों में रहने वाली मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार इन्होंने एक बिल्डर की पैरवी करते हुए एक पुलिसकर्मी को धमकाया है और बाकायदा साफ तौर से कहा है कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। हालांकि इसके पहले भी कई सारे मामलों को लेकर के हमेशा चर्चा में रही है और सरकार की फजीहत कराती रही है। स्वाति सिंह मीडिया को देखते ही नाराज होकर घर के अंदर चली गईं, लेकिन विपक्ष ने उन्हें और सरकार को घेर लिया।
के खिलाफ हड़का रही हैं, जो ऑलरेडी जेल में बंद है। और इससे लगता है कि सरकार अपराधियों के साथ है कि अपराधियों के खिलाफ है। ये आप निश्चित तौर पर इस ऑडियो में समझ सकते हैं किस प्रकार वो एक अपराधी का साथ देने के लिए सीओ साहब के ऊपर अपना प्रभाव डाल के वो जांच को फर्जी बता रही हैं, जैसे कि विवेचना वो स्वयं उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध को कम दिखाने के लिए पुलिस के अधिकारियों पर दबाव डालती है कि मुकदमे पंजीकृत न किए जाएं। इससे पहले भी स्वाति सिंह पर पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के आरोप लगे हैं। करीब 2 महीने पहले मोहनलालगंज के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने गई स्वाति सिंह ने इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला को फटकार लगाई थी, लेकिन इस बार मामला सीएम तक पहुंच गया। सीएम योगी ने स्वाति सिंह को तलब कर लिया और सूत्रों के मुताबिक उनको फटकार लगी। वहीं डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ के एसएसपी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 44 बंद हो गया, जिसकी वजह से रास्ते में 3000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। यूपी के अलीगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने ऑटो रिक्शा में स्कूल से लौट रही एक शिक्षिका का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। एमपी के मैहर में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 37 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के कानपुर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में कार के आने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बहराइच में 3 दिन से लापता एक लड़की का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने रेप और हत्या की आशंका जताई। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में 5 दिन के अंदर 3 सगे भाई बहनों की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 बच्चों की हालत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भारी बर्फबारी की वजह से काफी संख्या में सेब के पेड़ टूट गए। इंग्लैंड के ज्यादातर हिस्सों में और वेल्स के कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए। गोवा में नौसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-29 के क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक ये लड़ाकू विमान ट्रेनिंग के लिए रवाना होने के तुरंत बाद एक पक्षी से टकरा गया था, जिसके बाद इसके इंजन में आग लग गई और MiG-29 के नाम का एक लड़ाकू विमान गोवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे के बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो मोबाइल से लड़ाकू विमान के क्रैश होने की इस घटना का वीडियो बनाते देखे गए। देखिए कैसे MiG-29 के का मलबा जमीन पर पड़ा है और अलग अलग जगह पड़े मलबे से धुआं उठ रहा है। इसके टुकड़ों पर नौसेना लिखा होने की वजह से आसपास के लोगों को पता चला कि यह लड़ाकू विमान नौसेना का है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से पहले ही दोनों पायलट कैप्टन M शोकखंड और लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक यादव पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने फोन पर नौसेना के अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी। हालांकि हादसे के बाद तुरंत दोनों पायलटों की मदद के लिए वहां नौसेना के हेलीकॉप्टर्स पहुंचे, जिसके जरिए दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक विमान से कोई पक्षी टकराने के कारण उड़ान भरते ही इसके इंजन में आग लग गई थी, जिसके बाद यह हादसे का शिकार हो गया। दिल्ली की हवा ही नहीं, पानी भी बेहद खराब है। केंद्र सरकार ने देश भर के बड़े 21 शहरों के पानी के नमूनों की जांच के बाद बताया कि दिल्ली की हवा के साथ दिल्ली का पानी भी सबसे खराब है। वहीं मुंबई का पानी इन 21 शहरों में सबसे अच्छा और साफ है, यानी कि पीने लायक है। दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पानी की गुणवत्ता के आधार पर देश के 21 शहरों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में टॉप 5 शहर में मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची और रायपुर शामिल हैं, जहां का पानी पीने लायक है। वहीं दिल्ली का पानी सबसे खराब है, यानी इन 21 शहरों में कोलकाता के बाद दिल्ली का सबसे आखिरी स्थान है। इससे पहले केंद्र सरकार ने BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को देश भर के कई शहरों से पानी के नमूने इकट्ठा कर उनकी जांच करने और उसके मुताबिक शहरों की रैंकिंग जारी करने का जिम्मा दिया था।
जिसने दिल्ली की 11 जगहों से पानी के नमूने लिए थे, लेकिन जांच में लैब में पानी के ये सभी 11 नमूने फेल पाए गए। बीआईएस ने 10 मानकों पर पीने वाले पानी को रखा, जिसमें मुंबई का पानी सबसे शुद्ध साबित हुआ। दिल्ली का पानी जो सप्लाई होता है उसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। हम आपको कह सकते कि सप्लाई कहते हैं पीने लायक पानी नहीं है। नीला कैसे जो पानी नीला पीला निकलते रहता है तो पानी पीने लायक कैसे कहते हो सकता है? नहीं बिस्लरी नहीं पीना चाहिए। इसके लिए इसीलिए मैंने कहा दिल्ली गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं कि जल बोर्ड को क्या कहते हैं कि और हम लोग बीआईएस को बुलाए हैं कि शायद क्या कहते हैं कि हम लोग 77 से यहाँ हैं। उस समय में हम लोग वही पानी पीते थे, लेकिन उसमें पानी में जब आता था तो उसमें झाग निकलता था थोड़ा, लेकिन वो केमिकल का होता था, लेकिन होता था। अब कुछ नहीं निकलता है। अब क्या कहते हैं कि आप, लेकिन इतना बात सही है कि दिल्ली का पानी किसी से भी पूछिएगा तो दिल्ली का पानी क्या कहते हैं जो नल का पानी आता है वो क्या कहते हैं कि जो है सब स्टैंडर्ड है। यूपी में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों पर ब्रॉडबैंड और राउटर लगाने की तैयारी है, ताकि इंटरनेट कनेक्शन होने पर वेबकास्टिंग के जरिए परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। वेबकास्टिंग के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में उस जिले के किसी भी परीक्षा केंद्र का लाइव प्रसारण देखा जा सकेगा। पिछले साल कई परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, साथ ही वॉइस रिकॉर्डर भी लगवाया गया था, जिससे नकल माफियाओं के हौसले पस्त हुए थे और नकल का ग्राफ भी नीचे गिरा था। लिहाजा इस साल हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी लगवाए जाएंगे। साथ ही एक और नया प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत कोडेड कॉपियां भेजी जाएंगी। साथ ही इस बार कॉपियों में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जा रहे हैं, जिससे नकल होने की संभावना को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसके लिए 10 जिलों में स्टेपल के बजाय सिलाई वाली कॉपियों को भेजा जाएगा। यही नहीं, नकल रोकने के लिए ही इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या कम कर दी गई है। पिछले साल प्रदेश में जहां कुल 8,354 परीक्षा केंद्र बने थे, वहीं इस साल 7,761 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं। 2020 की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेंगी। बिहार में एक बॉयलर फटने से कई लोगों की मौत हो गई। बिहार के मोतिहारी में मिड डे मील बनाने वाले एक एनजीओ के किचन में बॉयलर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के विरोध में लखनऊ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान युवा कांग्रेस नेताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। उत्तराखंड के देहरादून में आयुष छात्रों की फीस बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने गांधी पार्क में धरना दिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में महोबा जनपद के कुलपहाड़ तहसील में नहर का छोटा हिस्सा टूट जाने से 2 गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई। डीडीसीए यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत शर्मा ने तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भगवान राम के नाम पर फर्जी चंदा लेने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को असम में Z+ सुरक्षा दी जाएगी। अयोध्या मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले रंजन गोगोई और 4 अन्य जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने विवादित बयान देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 10वीं की परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले में पकड़े गए थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ करने के बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग सुनवाई में कांग्रेस पैनल गलत काम को लेकर ट्रंप के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। वहीं ट्रंप ने महाभियोग की सुनवाई को दोहरा मापदंड बताते हुए आलोचना की। अमेरिका के न्यू जर्सी में उबर कंपनी को श्रम कानून के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर करीब 4,500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स 2 साल बाद ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। भारत ने बांग्लादेश को इंदौर टेस्ट में पारी और 130 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम की यह लगातार 6ठी जीत है।
क्योंकि ये टीम इंडिया है, कोई बच्चों का खेल नहीं। ये विराट की टीम है, कोई खिलौना नहीं। इससे बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। रविचंद्रन अश्विन ने जाल बुना, अपने शिकारों को एक के बाद एक फंसाया। मयंक अग्रवाल वो तो नया शिकार बने हैं बांग्लादेश के टाइगर। अंदरूनी खेल है, ऐसा लग रहा था कि कवर्स और मिड ऑफ के बीच जो भारतीय टीम के सामने 3 दिन भी नहीं टिक पाए। पहले दिन गेंदबाजों ने उन्हें खूब मजा चखाया, दूसरे दिन बल्लेबाजों की बारी आई और तीसरे दिन जीत तक पहुंच गई भारतीय टीम। तभी तो देखिए कप्तान के चेहरे पर जीत का सुकून है। मैदान पर जश्न भी मना और ये सब जरूरी भी है क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पारी और 130 रन से जीत दर्ज की है। तो कोहली पारी से जीत हासिल करने वाले सबसे सफल भारतीय कप्तान भी बन गए। मौका मिला तो गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को मजा चखाया, बल्लेबाजों की बारी आई तो उन्होंने भी रनों का अंबार लगा दिया। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मेहमान टीम भारतीय टीम को कहीं भी परेशान कर पाएगी। कहते हैं कि झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है और जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का भ्रमण कर चुका होता है। सोशल मीडिया की दुनिया पर भी यही लागू होता है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सच पैदल चलता है और झूठ पंख लगाकर उड़ जाता है। शायद इसीलिए सरकार अब फेक न्यूज पर पाबंदी लगाने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली फर्जी खबरों को लेकर मोदी सरकार ने एक फैक्ट चेकिंग मॉड्यूल बनाने का निर्णय लिया है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जनसंपर्क शाखा के अंतर्गत काम करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएमओ ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को फर्जी खबरों से निपटने के लिए एक फॉर्मल मैकेनिज्म तलाशने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फैक्ट चेक मॉड्यूल खोज, आकलन, क्रिएट और टारगेट जैसे 4 सिद्धांतों पर काम करेगा जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सूचना प्रसारण मंत्रालय की इस शाखा से जुड़े एक्सपर्ट फेक न्यूज को काउंटर करेंगे ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। झूठ बोले कौवा काटे ऐसा पहले कहते थे, अब झूठ बोले बहुत फैलता है, कौवा नहीं काटता है। कौवे को भी समय नहीं मिलता है काटने के लिए और इसलिए ये काम हमें करना चाहिए। इसकी चर्चा हो, फेक न्यूज बंद हो, इसके लिए काम करें। लेकिन आज फेक न्यूज का संकट पीछे गया, अब साधा सीधा संकट है फेक न्यूज का और इसलिए फेक न्यूज के संकट का कैसे सामना करें इसकी चर्चा होनी चाहिए और सरकार को आप सुझाव भी दे सकते हैं। स्पीकर ने शीतकालीन सत्र से पहले सांसदों से सहयोग की अपील की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सांसदों से काम में सहयोग की अपील की। राफेल पर राहुल के बयानों के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी जिसमें 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। भोपाल में सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट की वजह से विस्थापित हुए लोगों ने मेधा पाटकर के नेतृत्व में विशाल विरोध मार्च निकाला। दक्षिण दिल्ली के साकेत में निजी स्कूल की तरफ से अचानक फीस में भारी इजाफा किए जाने के खिलाफ अभिभावक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन्होंने पूरी बजटिंग नहीं क्लियर की। आप मिड सेशन में बोलते हो कि हमारी इतनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक बच्चा है उसके आप 32 बढ़ा रहे हो, 2 बच्चे जिसके 62 मतलब 70,000, किसी किसी के 3 भी हैं, तो मतलब ये कितना बर्डन पड़ता है एक पेरेंट्स के ऊपर पढ़ाने के लिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी तहसील में खेतों में पराली जलाने के दौरान पकड़े गए 10 किसानों के खिलाफ प्रशासन ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने एक कंटेनर को पकड़ा जिसमें 70 गाय ठूस कर भरी गई थी। इनमें से कुछ गाय बेहोश पाई गई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के नौरोजाबाद के एक शख्स की सऊदी अरब में मौत के बाद परिजनों ने शव को भारत मंगाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक होटल में न्यूजीलैंड की एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई जो हिंदू रीति रिवाज से अपने पति के साथ शादी करने भारत आई थी। रिलायंस कम्युनिकेशन को भारी घाटे के बाद अनिल अंबानी ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं कंपनी के 4 निदेशकों ने भी अपना पद छोड़ दिया।
भारत ने इंदौर टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 130 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में एक शख्स एक साथ 7 गेंदों से खेलता नजर आया। बॉल के साथ सब खेलते हैं, लेकिन देखिए ये शख्स एक साथ 7 बॉल को कैसे थ्रो कर रहा है। लाल रंग की सभी 7 बॉल एक सफेद रंग के धागे से बंधी हैं और ये शख्स उनके साथ ऐसे खेल रहा है जैसे जगलिंग कर रहा हो। स्टंट तो सब करते हैं, लेकिन इस तरह का स्टंट तो बिना हड्डी वाले ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया में फेमस ये लड़की अपने पैरों के बल झुककर एक खड़ी गाड़ी के नीचे से ऐसे निकल जाती है जिसे लेट कर भी कोई न कर पाए। फावड़ा किस काम आता है? सबको पता है, मिट्टी खोदने या फिर मिट्टी निकालने में। लेकिन इस आदमी ने इस फावड़े के साथ कमाल का स्टंट कर डाला। देखिए कैसे अपने दोनों पैरों को फावड़े पर रखकर उसको ऐसे उछाल रहा है जैसे वो किसी ओवरबोर्ड पर सवार हो। कैसे ये शख्स अपनी नाक पर एक नोट को टिकाए हुए है, वो भी बिना किसी मदद के, और नोट ऐसे चिपका है जैसे किसी ने उसे ऊपर से पकड़ रखा हो या फिर कोई इफेक्ट लगा हो। एक रेस्टोरेंट का शेफ पहले एक अंडे को पलटे में उठाता है और फिर उसे बड़ी ही सावधानी से तोड़कर अपने पलटे में टिकाता है और फिर उससे बनाता है एक खूबसूरत सा दिल और उस दिल पर लिखता है अपनी माशूका का नाम। देखिए कितनी आसानी से ये शख्स एक नहीं बल्कि कई थालियों के साथ कलाबाजी कर रहा है। 1, 2 बल्कि 6 थालियों को पैर से पकड़कर और 7 मटकों को सिर पर रखकर ये बड़े ही आसानी के साथ खड़ा होता है और अपने हुनर का प्रदर्शन करता है। अब इस लड़के को देखिए, कुकर से निकलती इस तेज भाप और नींबू से ये करतब दिखा रहा है। लड़का नींबू को भाप के ऊपर रख देता है और नींबू भाप के संपर्क में आते ही उसके प्रेशर से जोर जोर से घूमने लगता है। देखिए एक कुत्ता तालाब में गिर जाता है और किनारे पर आकर मदद की गुहार लगाता है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद दूसरा कुत्ता अपने मुंह से पकड़कर तालाब में गिरे कुत्ते को बाहर निकाल लाता है। एक शख्स समंदर के तट से बास्केटबॉल फेंकता है, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में एक्का जेट पर सवार दूसरा शख्स पानी से ऊपर उठता है और बड़ी ही आसानी से बास्केटबॉल को पकड़ लेता है और गुलाटी मारते हुए नीचे आ जाता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में ट्रांसफर किए जाने से नाराज एक दरोगा ने विरोध के तौर पर 65 किलोमीटर की दौड़ लगाने की ठानी। दरोगा का कहना था कि अफसरों ने अधिकारों का दुरुपयोग करके उनका ट्रांसफर किया है, लिहाजा विरोध करते हुए दरोगा 65 किलोमीटर तक दौड़ लगाने के लिए निकल पड़ा। देखिए कैसे इटावा पुलिस लाइन में तैनात दरोगा विजय प्रताप अपनी नई तैनाती वाली जगह बिठौली थाने की 60 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय करने लगा। पुलिस लाइन से दौड़ते हुए दरोगा जब हाईवे पर पहुंचा तो लोग हैरत में पड़ गए। लोगों ने समझा कि दरोगा किसी अपराधी के पीछे दौड़ रहे हैं या फिर किसी बड़े पुलिस अधिकारी ने दरोगा को दौड़ लगाने की सजा दी, लेकिन पूछने पर कुछ और ही मामला निकला। दरअसल दरोगा को उनकी मर्जी के खिलाफ बिठौली थाने में तैनात कर दिया गया। उन्होंने इसके लिए प्रतिसार निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उन्होंने गलत तरीके से उनका तबादला किया है। ट्रांसफर से प्रतिसार निरीक्षक महोदय के मनमानीपन के कारण या उनके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण हो रहा है सर। तो आप आज पुलिस लाइन से कहाँ जा रहे हैं दौड़ते हुए? मुझे सर एसएसपी महोदय ने पुलिस लाइन में रुकने के लिए कहा था, लेकिन प्रतिसार निरीक्षक महोदय मनमानी तरीके से मेरी रवानगी जो है बिठौली करवा रहे हैं। मैंने एक बार कहा भी था कि मेरी रवानगी वहाँ न किया जाए, लेकिन उसके बाद भी प्रतिसार निरीक्षक महोदय मनमानी तरीके से रवानगी कर एज ए दरोगा के लिए नियुक्ति हुई है। तो आप दरोगा के लिए जा रहे हैं ना? जी 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 जी। तो दौड़ते हुए जाएंगे? हाँ दौड़ते हुए ही जाएंगे। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से बिठौली? लगभग 60 किलोमीटर है। हालांकि दरोगा को इस तरह दौड़ता देख कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं और इसी तरह दौड़ता रहा। मनमानी तरीके से मेरी रवानगी कराई जाती है, तो मैं आज परेड में 1 घंटा दौड़ने के बाद बिना खाना खाए हमने सोचा आज जो है मैं दौड़ करके 60 किलोमीटर की दूरी जो करके प्रतिसार निरीक्षक महोदय का विरोध करता हूँ। हालांकि करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दरोगा विजय प्रताप बेहोश होकर गिर पड़े। इस पर ग्रामीणों ने उन्हें रोड से उठाकर चारपाई पर लिटाया और एम्बुलेंस बुलाई गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि ज्यादा दौड़ने के कारण दरोगा के सीने में दर्द है।
लेकिन आलम यह था कि दरोगा की इस हालत के बाद भी कोई भी बड़ा अफसर या उनके विभाग सुध लेने नहीं पहुंचा। लेकिन जब मीडिया का दबाव बढ़ा तो इटावा पुलिस के बड़े अधिकारी दरोगा की खैर खबर लेने अस्पताल पहुंचे। तस्वीरों में देखिए, ऐसा साफ नजर आया कि दरोगा के विरोध का यह तरीका इन अधिकारियों के गले नहीं उतर रहा। उधर इस मामले पर एसएसपी से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। वो बोले कि अब यही काम थोड़े बचा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों और गांव में सेप्टिक टैंक की मुफ्त सफाई कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना को मंजूरी दी गई। इससे कच्ची कॉलोनियों और गांव में रहने वाले करीब 45 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जल बोर्ड की ओर से एक एजेंसी को सेप्टिक टैंक की सफाई का जिम्मा दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत में 80 ट्रक खरीदे जाएंगे। अगले महीने तक इसके लिए टेंडर होने की संभावना है। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए जल बोर्ड एक फोन नंबर जारी करेगा, उस पर कॉल करके कोई भी सेप्टिक टैंक की सफाई करवा सकेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर ट्रिब्यूनल के फैसले को लेकर गांधी परिवार पर करारा हमला बोला और कहा कि वो आपको सिर्फ 50 लाख रुपए के निवेश पर 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बनना सिखाते हैं। आपने तथ्यों को सही नहीं किया, आपने सच्चाई छुपाई। आपने जिस समय 2010 में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई किया तो उस समय आपने ये नहीं कहा कि आपके पास 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति मात्र 50 लाख में 90 करोड़ की देनदारी पर आ गई है और अखबार तो चलना बंद हो गया था। परिवार एवं व्यापार साथ चलते हैं। अब उसकी आधिकारिक वैधानिक पुष्टि हुई है। यह है फैमिली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। 50 लाख रुपए लगाओ और 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाओ। अब 2000 करोड़ हम लोग का अनुमान है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी संपत्ति उनको दी गई है मुंबई में, दिल्ली में और बाकी जगह, उसका तो बीजेपी परिवार के इस आचरण की भर्त्सना करती है। झारखंड चुनाव में बीजेपी ने धुआंधार प्रचार के लिए कमर कसने का दावा किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबसे ज्यादा 18 रैलियों को संबोधित करेंगे। सोनिया गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के खिलाफ कोलकाता में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को पहुंचे नुकसान के एवज में 8 से 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। एनडीए से अलग होने के बाद शिवसेना के सांसद अब संसद में विपक्ष के लिए निर्धारित जगह पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री माया साहू पर किसी ने केमिकल से हमला कर दिया, जिसमें वो झुलस गई। बिहार के छपरा में ताबूत के भीतर छिपाकर शराब की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें पुलिस ने 4000 लीटर शराब के साथ ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला से चेन लूट ली। केरल के सबरीमाला मंदिर के पट खोल दिए गए, जो 20 जनवरी तक खुले रहेंगे। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत बांग्लादेश मैच के दौरान घुसे एक प्रशंसक को विराट कोहली ने समझाकर मैदान के बाहर भेजा। पाकिस्तान में रही गीता के साथ इंदौर टेस्ट के दौरान बांग्लादेश टीम के कप्तान मोमिनुल हक ने सेल्फी ली और उससे हाथ भी मिलाया। महाराष्ट्र में नई सरकार की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बन चुकी है और अब इंतजार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से औपचारिक ऐलान का है। हालांकि कांग्रेस इस सरकार में शामिल होगी या नहीं, इस सरकार का सीएम कौन होगा और इसे लेकर पार्टियां अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में संजय राउत ने शिवसेना का पक्ष रखा। कांग्रेस पार्टी सीधे सरकार में शामिल हो जाए, ये आउटसाइड सपोर्ट की बात जो है वो हमेशा
गड़बड़ वाली बात होती है। चाहे 2-4 कैबिनेट यहां वहां हो जाते हैं, लेकिन एक साथ बैठकर कैबिनेट में निर्णय लेना और सरकार चलाना, उसको स्थिरता कहते हैं। मैंने बार बार कहा है और उद्योगों को भी कहा है कि राज्य का नेतृत्व आपको करना पड़ेगा। जो सपने आपने देखे हैं राज्य के बारे में, वो अगर पूरे करने हैं तो नेतृत्व आपको करना पड़ेगा सरकार का। ये जो सरकार है 3 पार्टी की, एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसकी जमीन महाराष्ट्र में है, हमारे जैसे है। और कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जो नेता है वो किसी विदेश से नहीं आए हैं ना, वो तो हमारे राज्य से प्रश्नों से जुड़े हुए लोग हैं। कोई एक्स मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री रहे हैं, कोई सहकार क्षेत्र में काम करते हैं। राज्यों के प्रश्न लेकर हम काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई विचारधारा का टकराव होगा। सभी विवादित मुद्दे का निपटारा हुआ है। राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा और सभी ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, एनसीपी ने कहा है, हम भी कहा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबको मान्य करना पड़ेगा। मुद्दा ही खत्म हुआ ना। वो अभी रिश्ता 2014 में ही टूट गया था, आज नहीं टूटा है। 2019 की बात आप करते हो, लेकिन आपको पता होगा 2014 में ही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन बीजेपी की तरफ से तोड़ा था। सरकार में हम शामिल हो गए, ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह जी मातोश्री पर आए, 2 बार आए, उद्धव जी से बात करते रहे और फिर एक बार उस रिश्ता कायम करने की कोशिश की। हमने भी कहा कि एक मौका मिलना चाहिए दोनों को। संजय राउत ने ऐलान किया कि अब शिवसेना का बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है और उधर संसद में भी दोनों दलों की सीटें अलग अलग हो गई हैं। समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक एनडीए से दूर होने के बाद शिवसेना की राज्यसभा में सीटिंग अरेंजमेंट बदल गई है। शिवसेना अब सरकार के साथ नहीं, लिहाजा अब संसद में पार्टी के सांसद विपक्ष की तरफ बैठेंगे। सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत शिवसेना के सांसद संजय राउत राज्यसभा में 198 नंबर की सीट पर बैठेंगे। इससे पहले वो 38 नंबर की सीट पर बैठते थे। इसी तरह शिवसेना सांसद अनिल देसाई भी अब विपक्ष के लिए आवंटित जगह पर बैठेंगे। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। चौकीदार चोर है वाले नारे पर राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुंबई में इस प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने की। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राफेल का नमूना दिखाया और कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही नमूने लेकर केंद्र सरकार के पक्ष में नारेबाजी की। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, लोगों के वोट पाने के लिए राहुल गांधी ने जिस प्रकार से राफेल विषय को लेकर लोकसभा चुनाव के समय हंगामा मचाया, इससे न देश में विदेश में भी इस देश की बेइज्जत हुई है। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने पर कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। अब बीजेपी पीएम मोदी का नाम लेने पर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। माफी मांगा, राहुल गांधी माफी मांगा। मुंबई की तरह कोलकाता में भी बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पोस्टर और बैनर के साथ जुटे कार्यकर्ताओं ने राफेल सौदे को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की। बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला बनाया और विरोध जताते हुए उसे फूंका। इस दौरान हंगामा भी हुआ और कार्यकर्ताओं ने वहां लगे बैनर को फाड़ दिया। इस दौरान पुलिस वालों के साथ भी बदसलूकी की गई। पटना में भी बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे। प्रदर्शन की अगुवाई शाहनवाज हुसैन ने की। दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी शुक्रवार को ही प्रदर्शन कर चुकी है।
लेकिन इसके बाद बीजेपी ने इसी बहाने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि राफेल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ दिया और इसीलिए उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। बड़ी तादाद में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान हंगामा भी हुआ। राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए बड़ी राहत है और इसी के साथ पार्टी राहुल गांधी को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। शीतकालीन सत्र को सफल बनाने के लिए अन्य अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बैठक में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। वहीं एनडीए से हाल ही में नाता तोड़ चुकी शिवसेना की ओर से विनायक राउत भी इस बैठक में शामिल हुए। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, फ्लोर के नेताओं से चर्चा हुई है और जो मुद्दे, जो विषय उन्हें रखे गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उस पर चर्चा करके उन मुद्दों पर संसद में चर्चा की जाए। सभी राजनीतिक दलों ने भरोसा दिलाया है कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र जिस तरीके से सुचारू रूप से चला, सभी राजनीतिक दल के नेताओं का सहयोग रहा, सभी माननीय सदस्यों का सहयोग रहा। मैंने फिर अपेक्षा की है कि 130 करोड़ जनता का ये लोकतंत्र का मंदिर जो जनता के प्रति जवाबदेही है, हम सब मिलकर कोशिश करें कि सदन सुचारू रूप से चले। अयोध्या विवाद पर ट्वीट करके असदुद्दीन ओवैसी फंस गए। उन्होंने ट्वीट करके मस्जिद वापस करने की मांग की थी, लेकिन अपने बयान की वजह से उन्हें फजीहत झेलनी पड़ी। हम दूसरे की बात नहीं करते, ना दूसरे की बात सुनते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं खुद पक्षकार हूं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो किया है उसका हम सम्मान करेंगे। जो कोर्ट ने कहा है उतना ही हम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद का है और ये जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश की है और यहाँ पर ओवैसी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ 3 संगठन है: बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, पर्सनल बोर्ड और सुन्नी सेंटर बोर्ड। और सुन्नी सेंटर बोर्ड ही उसमें पक्षकार है। जो पक्षकार है उसने स्वीकार कर लिया है। यहाँ ओवैसी धर्म पर राजनीति करना चाहते हैं, हम उसके विरोधी हैं। ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं, देश इसका विरोधी है। अमेरिका के न्यू जर्सी में 2 हाई स्कूल के बीच फुटबॉल मैच के दौरान एक अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद फुटबॉल मैदान पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग फुटबॉल मैदान में लेट गए तो कुछ लोग ग्रिल फांदकर भागते हुए दिखे। इस गोलीबारी में एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक और एम्बुलेंस के आने तक पुरुष को मैदान पर ही प्राथमिक इलाज दिया गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन किए। वो अपनी पत्नी के साथ भगवान बालाजी के दर पर पहुंचे थे। परंपरागत कपड़ों में तिरुपति पहुंचे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले, लिहाजा इससे पहले उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद लिया।